दोस्तों देखते हैं मौर्य साम्राज्य, जो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री का एक 6वां अध्याय है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने भारत के इतिहास में नए युग का सूत्रपात किया। इस काल में भारत में राजनैतिक एकता की स्थापना हुई। प्रमाणित स्रोतों की प्रचुरता के कारण इस काल व इसके बाद का इतिहास भी अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक है, जो मुख्यतः देशी तथा विदेशी साहित्य को आधार बनाकर लिखा गया है। इस काल के शिलालेख और स्तंभलेख भी इस उद्देश्य के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। साहित्यिक स्रोत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भारत के मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई राजनीति और कूटनीति की पुस्तक है, जिसे 1904 में राम शरण शर्मा द्वारा प्रकाश में लाया गया। जिसके मुख्यतः 15 भाग हैं और कुल 180 अध्याय हैं। मोटे तौर पर यह 3 भागों में विभाजित है। पहला राजा, उसकी सभा तथा प्रशासन से संबंधित है। दूसरा आपराधिक तथा नागरिक कानून से, तथा तीसरा कूटनीति तथा युद्ध नीति से संबंधित है। यह मौर्य काल का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। और फिर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा लिखित यह संस्कृत नाटक है, जिसे गुप्त काल में लिखा गया। इसमें यह बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका। इसके अलावा इसमें मौर्य काल की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी परिलक्षित होती है। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के कुछ ही अंश प्राप्त हैं, जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन तथा सैन्य व्यवस्था का वर्णन मिलता है। खासकर पाटलिपुत्र नगर का विवरण प्रचुरता से वर्णित है। सामाजिक व्यवस्था पर इसका विवरण ध्यान देने योग्य है, परंतु कुछ घटनाएं अतिशयोक्ति के कारण वर्णित हैं, जिसे सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है। अन्य साहित्यिक स्रोत: इन महत्वपूर्ण साधनों के अलावा पुराण, जातक तथा अन्य बौद्ध साहित्य भी मौर्य काल को समझने में हमारी मदद करते हैं। सिलोन, जिसे श्रीलंका का महावंश तथा दीपवंश जैसे ग्रंथ मौर्य शासक अशोक के विषय में सूचित करते हैं। फिर है पुरातात्विक स्रोत: अशोक के शिलालेख। अशोक द्वारा लिखवाए गए लिपि को सर्वप्रथम 1897 में जेम्स प्रिसम द्वारा पढ़ा गया, जो पाली भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कहीं कहीं प्राकृत भाषा का भी उपयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि में प्रयोग खासकर उत्तर पश्चिमी शिलालेखों का ब्राह्मी लिपि का प्रयोग खासकर उत्तर पश्चिम के शिलालेखों में मिलता है। इसके साथ ही अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी उत्कीर्ण किए गए हैं। मुख्य रूप से अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं। इसके अलावा कई छोटे शिलालेख तथा स्तंभलेख भी हैं। खासकर अशोक का धम्म संदेश है, और कहीं कहीं अशोक द्वारा अपने अधिकारियों को दिए गए निर्देश भी हैं, जो उन पर उत्कीर्ण किए गए हैं। 13वां स्तंभलेख कलिंग विजय की सूचना देता है। 7वां स्तंभलेख अशोक द्वारा धम्म की स्थापना के लिए उसके प्रयासों को वर्णित करता है। इस प्रकार तय है कि अशोक के शिलालेख मौर्य काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। फिर है मौर्यों का राजनीतिक इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व, मतलब 24 साल। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। 25 वर्ष की नौ आयु में इसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से पाटलिपुत्र को छीनकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। इस महान कार्य में इसने अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की नीति का अनुसरण किया। गंगा घाटी में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के बाद सिंधु के पार के प्रदेशों सहित मध्य एशिया तक अपनी सीमा को ले गया। नर्मदा इसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बनी। ईसा पूर्व
5 में इसने सेलुकस निकेटर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, जो सिकंदर का गवर्नर था तथा उत्तर पश्चिम भारत पर शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त सफल रहा और सेलुकस निकेटर को सिंधु के पार वाले प्रदेशों जैसे अरिया, अरकोशिया, जेडोरेसिया जैसे प्रदेशों पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त 500 हाथी भी चंद्रगुप्त को उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। मेगस्थनीज को यूनानी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में संलेखना की पद्धति से जीवन का अंत कर लिया। उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसने अपनी सीमा का विस्तार दक्कन के मैसूर तक कर लिया था। तिब्बत के भिक्षु तारनाथ के अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को 16 प्रदेशों को विजित कर लिया। तत्कालीन संगम साहित्य भी बिंदुसार के दक्कन पर आक्रमण की पुष्टि करते हैं। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा अंतियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस का पदार्पण हुआ। बिंदुसार ने अंतियोकस से मीठी शराब, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक के लिए निवेदन किया। अंतियोकस ने शराब और सूखी अंजीर तो भेज दी, मगर दार्शनिक को उपहार की वस्तु न बताते हुए इसके लिए क्षमा याचना की, क्योंकि यह यूनानी परंपरा के प्रतिकूल था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का समर्थन किया। अपने पुत्र अशोक को उज्जैन प्रांत का गवर्नर बनाया। अशोक महान 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। वह उज्जैन का प्रशासक था तथा अपने पिता के काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किया। उसके सिंहासन प्राप्ति तथा वास्तविक रूप से सत्ता प्राप्त करने के बीच 4 सालों का अंतराल है। संभव है कि इस दौरान उसे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का सामना पड़ा हो। महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों का वध करके सत्ता को प्राप्त किया था, जिसमें उसका बड़ा भाई सुसीम भी था। शायद उसका छोटा भाई तिस इस नरसंहार से बच गया था। तारकनाथ तिब्बती भिक्षु के अनुसार अशोक ने केवल अपने 6 भाइयों का वध किया, जबकि अशोक के अभिलेख बताते हैं कि उसके भाई प्रशासन में उसका सहयोग करते थे। स्पष्ट है कि अशोक का राज्यारोहण विवाद का विषय है। अशोक के राज्यकाल का एक महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण था, जिसका कारण व साधन तो स्पष्ट नहीं है, परंतु अपने 13वें शिलालेख में स्वयं अशोक उसके प्रभावों का वर्णन करता है कि 1.5 लाख लोग मार दिए गए और न जाने कितने अपाहिज हो गए। कलिंग विजय के बाद अशोक ने भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म और अशोक। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक का बौद्ध धर्म अनुयायी बनने की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आरंभ हुई। यह किसी एक घटना का परिणाम प्रतीत नहीं होती है। 261 ईसा पूर्व अशोक एक शाक्य उपासक था। उसके 2.5 वर्ष बाद वह भिक्षु बना। उसने अपने राज्य में धर्म महामात्र नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका कार्य राज्य में धर्म की प्रगति करना था। 271 ईसा पूर्व में अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी की यात्रा की। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्थलों यथा सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर की भी यात्रा की। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा के नेतृत्व में एक मिशन श्रीलंका भेजा, जहां पर इन्होंने बोधि वृक्ष की एक शाखा को अधरोपित किया। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति 240 ईसा पूर्व में बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की। इसका आशय बौद्ध धर्म को मजबूत बनाना था। अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक के अभिलेख से सुदूर दक्षिणवर्ती राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। चोल, पांड, सतीपुत्र,
तथा केरल पुत्र जैसे राज्य उसके राज्य की सीमा बनाते थे। राजत तरंगड़ी के अनुसार कश्मीर तथा नेपाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर आधिपत्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही कर लिया गया था। अशोक और धम्म। अशोक ने स्वयं धम्म को धारण किया और उसके विस्तार के अनेक उपाय किया। धम्म एक व्यापक विचार का विषय था जिसका संबंध सादा जीवन पद्धति, आचार व्यवहार और मानवीय मूल्यों से था, जिनके पालन तथा परिवर्तन की अपेक्षा जनसाधारण से की जाती थी। धम्म के सिद्धांत उसके अभिलेखों में स्पष्टतया उत्कीर्ण है। अशोक के धम्म के सिद्धांत निम्न हैं: माता पिता की सेवा, अहिंसा का पालन, सत्य से प्रेम, गुरुओं का आदर, संबंधियों से सद्भाव। दूसरा है जीव हत्या का प्रतिषेध, त्योहारों पर भीड़ का न लगाना, अनावश्यक और खर्चीले समारोहों का परित्याग। तीसरा है समाज के कल्याण के लिए प्रशासन का तत्पर होना, लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखना, इसके लिए धम्म यात्रा करना। चौथा है दासों से स्वामियों द्वारा, कैदियों से अधिकारियों द्वारा मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाना। सभी धार्मिक पंथों का आदर करना। छठा है युद्ध का परित्याग कर धम्म विजय की नीति का अनुसरण करना। सातवां है अहिंसा का पालन और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। अहिंसा का सिद्धांत और इसी प्रकार के अन्य उपदेश जो बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित तो थे, लेकिन वे बौद्ध सिद्धांत नहीं माने जा सकते, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विश्वास की विषय वस्तु है, जबकि धम्म एक आचार संहिता की तरह था। इसके विषय में अशोक की आकांक्षा थी कि प्रत्येक व्यक्ति इसका अनिवार्यतः पालन करे। अशोक का मूल्यांकन। H.G. वेल्स ने अशोक के संबंध में कहा है कि दुनिया के इतिहास में सभी महान राजा सितारों की तरह हैं, जबकि अशोक एक चांद की तरह है। अशोक महानता की श्रेणी में सिकंदर, जूलियस सीजर तथा अन्य महानतम शासकों से उच्चतम स्थान का अधिकारी है। वह एक स्वप्नदर्शी शासक न होकर व्यवहारिक निरंकुश है, जिसके विचार में सात्विकता थी। उसका शासन कल्याणकारी राज्य का पर्याय था, नितांत शांतिपूर्ण कूटनीति का प्रतिबिंब है। उसका राज्य जो है नितांत शांतिपूर्ण कूटनीति का प्रतिबिंब है, जो मानवता के कल्याण के कामना से संचालित एक अपील है, जो मानव अधिकारों की सर्वाधिक घोषणा जैसी प्रतीत होती है, जो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। फिर देखते हैं उत्तर मौर्य, मतलब अशोक के बाद के जो राजा हुए मौर्य वंश के। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई। तदुपरांत मौर्य साम्राज्य का विघटन दो भागों में हो गया, पूर्वी और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग कुणाल के अधीन था, जो अशोक का पुत्र था, तथा दक्षिण भाग दशरथ के अधीन शासित था। दशरथ अशोक का पौत्र था। बैक्टीरियन के आक्रमण के कारण पश्चिमी साम्राज्य विघटित हो गया। उत्तर पूर्वी साम्राज्य संप्रीति को उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसका आखिरी शासक दशरथ हुआ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र द्वारा करके शुंग वंश की नींव रखी गई। अब आइए देखते हैं, आखिरी शासक जो हुआ दशरथ हुआ था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और वहाँ से शुंग वंश की शुरुआत होती है या मौर्य काल समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन को, कि मौर्य प्रशासन कैसे काम करता था। तो मौर्य प्रशासन में केंद्रीय सरकार होती थी। मौर्य शासन की स्थापना से निरंकुश शासन तंत्र की जड़ें व्यापक होती हैं, मगर जो कभी कुलीन तंत्र, गणतंत्र या अन्य प्रकार की शासन पद्धतियां थीं, वे खत्म कर दी जाती हैं। कौटिल्य, जो इस पूरे रंगमंच का सूत्रधार था, वह एक मंत्रिपरिषदीय निरंकुशता का पक्षधर था, जिसका मानना था कि प्रशासन में राजा यद्यपि सर्वोच्च तथा निरंकुश हो, मगर महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की सहायता से ही लिए जाएं। इस हेतु
मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जो सामान्यतः पुरोहित, महामंत्री, सेनापति व युवराज से मिलकर बनी होती थी। प्रशासन अमात्य जैसे बड़े और जिम्मेदार अधिकारी की सहायता से सुनिश्चित किया जाता था। अमात्य सबसे बड़ा अधिकारी था मौर्यकालीन का, जिसे आज के आईएएस अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है, जिसके चयन की पद्धति का उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विस्तार पूर्वक किया है। अशोक ने धर्म महामात्र जैसे अधिकारी की नियुक्ति की, जो धर्म के प्रसार की सुनिश्चित करता था। मौर्य काल में लोक प्रशासन की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। राजस्व विभाग, समाहर्ता जो होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, जो साम्राज्य में राजस्व उत्पादन के लिए उत्तरदायी था। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था, सिंचाई कर था, सीमा कर, व्यवसाय कर, अर्थदंड तथा अन्य कई स्रोत थे। भूमि कर उत्पादन का 1/6 भाग होता था। राज्य के खर्च की मदें जो थी वह सेना पे होता था खर्च, वेतन पे, लोक निर्माण पे, लोक कल्याण की योजनाओं में, धार्मिक व्यय में तथा राजा तथा उसकी विलासिता के व्यय भी इसमें सम्मिलित थे। सेना जो होती थी, सेनापति के अधीन संगठित एक सुव्यवस्थित संस्था थी। सैनिकों को उनके पद के आधार पर वेतन दिया जाता था, जो नगद होता था। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार मौर्य सेना 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। इसके अतिरिक्त जल सेना और सैन्य आपूर्ति शाखा भी थी। सभी शाखाएं एक अध्यक्ष के नेतृत्व में होती थी। मेगास्थनी 6 सैन्य शाखा, जो 5-5 सदस्यों से मिलकर बनी होती थी, उसकी सूचना देता है। उद्योग और व्यापार विभाग, यह राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के अबाध आपूर्ति वाला एक विभाग होता था, जो राज्य में व्यापारिक वस्तुओं की अबाध आपूर्ति को सुनिश्चित करता था, जो थोक एवं फुटकर मात्रा में वस्तुओं का आपूर्ति सुनिश्चित करता था, जो अध्यक्ष नामक एक अधिकारी के अधीन होता था। माप, तौल, पैमाने और सीमा शुल्क जैसे कई कार्य भी इसी विभाग के अंतर्गत आते थे। न्याय और पुलिस विभाग, कौटिल्य अपने ग्रंथ में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में था, जिसका मुख्य न्यायाधीश धर्मार्थ कानडी कहलाता था। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय भी होते थे, जो प्रांत तथा जनपद स्तर पर अमात्य के अधीन कार्य करते थे। अर्थदंड, कैद, अंगभंग और मृत्यु जैसी सजाएं दोषियों को दी जाती थीं। सच कबूलने के लिए अपराधी को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता था। सभी विशेष स्थानों पर पुलिस थानों की भी व्यवस्था होती थी। जेल तथा जेल के अधिकारियों के विषय में स्वयं अशोक तथा कौटिल्य के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने जेलों में बंद निर्दोष कैदियों की रिहाई के लिए धर्म महामात्र को निर्देश दिया। सजा के माफी का भी प्रावधान था। जनगणना, उस दौर में भी जनगणना होती थी। जनगणना का कार्य मौर्य साम्राज्य की एक नियमित और अद्वितीय व्यवस्था थी। ग्राम के अधिकारी लोगों की जाति, पेशा तथा संख्या की जानकारी रखते थे, जिसमें लोगों द्वारा प्रत्येक घर में रखे गए मवेशियों की संख्या जैसे आंकड़े भी सम्मिलित होते थे। नगरों में जनगणना का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिसमें नगर के वास्तविक निवासी तथा प्रवासी लोगों के विवरण भी रखे जाते थे। इसके अतिरिक्त इन आंकड़ों को पुनः गुप्तचरों द्वारा जांच की जाती थी। मौर्य साम्राज्य में जनगणना से संबंधित एक नियमित विभाग होता था। क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य को 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरि व कलिंग इन प्रदेशों की राजधानी थी, जो एक प्रशासक के अधीन होते थे। प्रशासक राज परिवार का ही एक सदस्य हो सकता था, जिसकी जिम्मेदारी संबद्ध प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। इसके अलावा कर व्यवस्था भी इसी की जिम्मेदारी होती थी। जनपद का प्रशासन
रज्जुक नाम के अधिकारी के अधीन होता था, जो आज के जिला अधिकारी जैसा समझा जा सकता है, जिसकी सहायता युक्ता नामक अधिकारी करता था। ग्राम का प्रशासन ग्रामणी के हाथ में होता था और ग्रामणी गोपा के अधीन होता था। गोपा 10 या 15 गांवों को मिलाकर बनता था। कौटिल्य तथा मेगास्थनीज के विवरण से नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में पूरा एक अध्याय नगरिका के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। नगरिका नगर प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता था, जिसकी जिम्मेदारी शासन व्यवस्था को बनाए रखना होता था। मेगास्थनीज 6 समितियों, जो 5 सदस्यों से मिलकर बनी होती थी, द्वारा पाटिलपुत्र की प्रशासन की बात करता है। ये समितियां निम्न 6 काम करती थीं। पहला, उद्योग को देखती थीं। विदेशी मामले, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करती थीं। व्यापार नियमन करती थीं। वस्तुओं और उत्पादन की बिक्री का ब्यौरा रखती थीं और बिक्री पर कर की वसूली करती थीं। मौर्य काल की कला और स्थापत्य। मौर्य काल में पूर्व ज़्यादातर स्मारक लकड़ी के बनाए जाते थे, जो समय के साथ नष्ट हो गए। अशोक काल में स्मारक निर्माण में पत्थर का उपयोग होने लगा, जो बड़ी मात्रा में बनाए गए, मगर दुर्भाग्य से केवल कुछ ही शेष हैं। अशोक के बनवाए हुए महल तथा कई सारे महत्वपूर्ण स्थापत्य आज लुप्त हो चुके हैं। सांची का स्तूप इस काल का एकमात्र अवशेष रूप में बचा हुआ है। इसी क्रम में कुछ प्रसिद्ध निर्माण की चर्चा करेंगे। स्तंभ। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ मौर्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं, जो दिल्ली, इलाहाबाद, रुमनदेही, सांची तथा सारनाथ से प्राप्त हैं, जिनके शीर्ष पर कभी शेर, कभी हाथी तथा बैल जैसे जानवरों की नक्काशी की गई है। सारनाथ का स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया है। इसमें शीर्ष पर चारों दिशाओं में मुंह कर सिंह बैठे हुए हैं। स्तूप। अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में कराया था, जिसमें अधिकांश विदेशी आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए। जिनका सर्वोत्तम उदाहरण सांची का स्तूप है, जो प्रारंभ में ईंट से निर्मित था, जिसे बाद में अशोक द्वारा विशाल आकार दिया गया। गुफाएं। कई महत्वपूर्ण स्तूपों को अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दान में दिया गया, जो कि मौर्य कला की साधारण अभिव्यक्ति है, जिसकी दीवारें शीशे के समान चमकदार बनाया गया है, जो कि पालिश कला का उत्तम उदाहरण है। साधारणतः गुफाओं का प्रयोग भिक्षुओं द्वारा उनके निवास के लिए किया जाता था। बराबर की गुफाएं, जो कि बोध गया के समीप हैं, आज भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बिंदु है। इसमें मुख्य कारण मौर्य साम्राज्य के कमजोर उत्तराधिकारियों को माना जाता है। दूसरा कारण अशोक के अव्यवहारिक नीतियों को भी माना जाता है। तीसरा उन राजनैतिक तथा आर्थिक संस्थाओं को लेकर है, जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में असमर्थ सिद्ध हुए। यह भी कहा जाता है कि अशोक के बौद्ध समर्पित कार्ययोजना ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। इसने पुष्यमित्र शुंग जैसे नायक की योजना को संबल दिया, लेकिन अशोक ने कोई भी ब्राह्मण विरोधी कार्य किए हों ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। अशोक के अहिंसावादी नीति को भी विघटन का एक कारण माना जाता है, जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सका, क्योंकि अशोक ने सेना को यथावत बनाए रखा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इनमें से किसी एक कारण को साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सम्मिलित रूप से उपरोक्त सभी कारणों ने विघटन को आमंत्रित किया और पुष्यमित्र शुंग का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन किया।